हेलो दोस्तों, मैं हूं धनंजय गुप्ता और आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को, जो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पूरा आपको पढ़ाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। बस आपको सारी वीडियोज को सीरियल वाइज देखते रहना है। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को, फिर बाद में बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों की। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, या इंग्लिश में हम लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को, परिभाषित करेंगे। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश को यहाँ पर हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे। तो बाह्य कोश से पहले वाले कोश को हम प्रदर्शित करेंगे n-1 से। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश यानी कि n-1 कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको बातें थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं और अधिक समझ में आ जाएंगी जब एग्जाम्पल की चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल पे है, हमने यहाँ पर स्कैंडियम को लिया है जिसका परमाणु क्रमांक आपको पता होगा 21 यानी 21 होता है। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। आप जानते हैं यहाँ पर 1s पहले कोश को प्रदर्शित करता है, 2s और 2p दूसरे कोश के प्रदर्शित करते हैं, 3s, 3p और 3d ये तीसरे कोश के उपकोश हैं, और यहाँ पे 4s चौथे कोश को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखें 3s, 3p बीच में आ गया, ये 4s बाद में 3d आया है। तो इसको मात्र समझने के लिए हम सीरियल वाइज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, 3d को पहले लिख लेते हैं और 4s को बाद में कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो 1s है आपका की कोश है यानी पहला कोश है, 2s और 2p आपके दूसरे कोश हैं, और 3s, 3p और 3d ये तीसरे कोश को प्रदर्शित करते हैं, और 4s जो है यहाँ पर स्कैंडियम का चौथा कोश है। और चौथे कोश के आगे की बात नहीं हो रही है, मतलब पांचवें कोश की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो 21 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो यदि बात करें आपसे कि स्कैंडियम का बाह्यतम कोश या अंतिम कोश कौन सा है, तो आप कहेंगे चौथा है, क्योंकि देखिए पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश और चौथा कोश, तो बाहरी कोश तो ये चौथा कोश हो गया। लेकिन यदि बात किया जाए कि क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन को आपने बाह्यतम कोश में रखा है, तो आप देखें यहाँ पर जब अपाव नियम से आपने इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को आपने 3d में रखा है। बाह्यतम कोश तो चौथा था, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन को आपने बाह्यतम कोश में न रखकर बाह्यतम कोश से एक पहले वाले यानी n-1 कोश में रखा है, और n-1 कोश के डी उपकोश में रखा है। तो अभी डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया था कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में नहीं जाएंगे बल्कि बाह्यतम कोश से एक पहले के कोश के डी उपकोश में जाएंगे, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। तो इस प्रकार स्कैंडियम में भी ये कंडीशन लग रही है, तो स्कैंडियम को भी हम डी ब्लॉक का तत्व कहेंगे। बात क्लियर है? उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको। स्कैंडियम का ऑर्बिटल आरेख बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी को दिखाया गया है, मतलब जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक होगी उसको हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। आप जानते हैं, अपाव नियम में आपने पढ़ा है कि जिसकी ऊर्जा सबसे कम है सबसे पहले उसको फिल किया गया, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले को, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले को, ऐसे करके इस ऑर्बिटल को भरा गया है, यानी उपकोशों को भरा गया है। तो यदि हम यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोश या ऑर्बिटल की बात करें तो 1s है, और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया है। तो ये स्कैंडियम का पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसको यहाँ पे हमने व्यवस्थित किया है। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमने नए ऑर्बिटल को लिया है 2s को, तो तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया है। और 2p को यहाँ पर हम लेंगे, तो p में हम जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, p उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और आपने पढ़ा है कि जब किसी उपकोश में एक से अधिक ऑर्बिटल हों
तो पहले सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। हुंड का नियम था, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है। और फिर यदि इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन को रखा, फिर 5वां, 6वां और 7वें इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा, और फिर जब इसकी पेयरिंग करेंगे तो हम लगाएंगे 8वें, 9वें और 10वें इलेक्ट्रॉन को। फिर 11वें और 12वें इलेक्ट्रॉन को हमने 3s में रखा। फिर 3p में गए तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को रखे, तो ये हो गया 13वां, 14वां और 15वां इलेक्ट्रॉन। फिर पेयरिंग किसके साथ किए, 16वें के साथ, 17वें और 18वें इलेक्ट्रॉन के साथ। फिर 19वें और 20वें को हमने 4s में रखा। देखिए जो हमने अबाव नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है उसी का यहाँ पे आरेख बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 1s से थोड़ा ऊपर हमने 2s को बनाया है, यानी कि 2s की ऊर्जा थोड़ी अधिक है, 3s की थोड़ी और अधिक है, 4s की थोड़ी और अधिक है। तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉनों तक हम रख चुके हैं। अब आखिरी इलेक्ट्रॉन बचा है 21वां इलेक्ट्रॉन। तो 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए हम जाएंगे 3d उपकोष में। तो 3d में आप जानते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, और इसके किसी एक ऑर्बिटल में हम एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे, और इस प्रकार हम देख रहे हैं 21वां इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए हमको यूज करना पड़ा 3d उपकोष को, जो 72 कोष से एक पहले वाले कोष का d उपकोष है। और यहाँ पे 21वां इलेक्ट्रॉन ही स्कैंडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 21 इलेक्ट्रॉन ही उसके पास हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ऑर्बिटल आरेख से कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में गया, यानी n-1d उपकोष में गया। इस आधार पर हम कहेंगे कि स्कैंडियम d ब्लॉक का तत्व है। उम्मीद है कि d ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा जो लिखी जाती है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो कुछ छोटी बातें और हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आपके दिमाग में आएगा क्यों कहते हैं, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व के स्थान पर संक्रमण धातुएं या ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं क्यों कहते हैं। तो मूल रूप से डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहा गया कि इनके रासायनिक गुण एस और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं। तो वास्तव में जो सबसे पहले डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा गया था वो इसलिए कहा गया था क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं और वो एस और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं। अब मध्यवर्ती होने का क्या अर्थ है? जैसे हम बात करें विद्युत धनात्मकता की, तो आप जानते हैं एस ब्लॉक के तत्व प्रबल विद्युत धनात्मक होते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में भी हम क्लास 11th में बात कर चुके हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्वों की विद्युत धनात्मकता की बात करें तो इनकी विद्युत धनात्मकता एस ब्लॉक के तत्वों से कम है, लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक है। तो इस प्रकार इनका जो विद्युत धनात्मक नेचर है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आ रहा है, और इसी को हमने कहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं वो एस और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं। ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो एस और पी ब्लॉक के बीच में आएंगे, और इस बीच में आने के यानी कि रासायनिक गुणों के एस और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होने के कारण ही वैज्ञानिकों ने डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व का नाम दिया। लेकिन आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, अब IUPAC ने संक्रमण तत्वों को अलग ढंग से परिभाषित किया है। तो शुरू में क्या कहा गया था कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके रासायनिक गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती हैं। लेकिन अब IUPAC ने संक्रमण तत्व के लिए एक नई और अच्छी परिभाषा जारी की है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं। आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए हम इतना ही कंटेंट रखेंगे। संक्रमण तत्वों की वास्तविक परिभाषा जो IUPAC ने अब सजेस्ट की है उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।